जय श्री कृष्णा दोस्तों। बुलबुल की कहानियों में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हरिशंकर गोयल जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी। हरि बाबू चिंतामग्न से चिकसाना थाने की ओर बढ़ रहे थे। 57 वर्षीय हरि बाबू देखने में इतने बूढ़े नहीं लगते थे, लेकिन पिछले 5 महीने में वे एकदम से बूढ़ा गए थे। जवान बेटे के अचानक गायब हो जाने का गम कम होता है क्या? रोज एक जवान बहू और पोता पोती सामने आते हैं तो छाती भूकंप से डर के पहाड़ की तरह चटक जाती है। ना जाने कौन सी शक्ति ने उन्हें रोक रखा था, वरना घर के हालात देखकर कोई भी इंसान पागल हो सकता था। और हर बार की तरह इस बार भी थानेदार ने वही रटा रटाया जवाब दे दिया, बाबूजी, आप क्यों नाहक परेशान होते हो और हमको भी करते हो। कोई भी सुराग नहीं लगा है अभी तक आपके लड़के पवन का। जैसे ही कोई खबर मिलेगी सबसे पहले आपको ही बताएंगे। मगर एक पेंच है, आप कहते हैं कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और उसका कोई प्रेम प्रसंग भी नहीं चल रहा था। लूटपाट के भी कोई निशान नहीं मिले हैं घर में। आप कहते हैं कि कोई चिंता फिक्र की बात थी ही नहीं। जवान सुंदर सी पत्नी है उसकी और एक बेटा तथा एक बेटी भी है। काम धंधा भी ठीक ठाक ही था। फिर घर से भागने का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी घरवाली का कोई चक्कर किसी से चल रहा हो और तुम्हारे लड़के को उसका पता चल गया हो। उसकी पत्नी और उसके आशिक ने उसे ठिकाने लगा दिया है। इंचार्ज रंधावा सिंह ने संदेह प्रकट करते हुए गहरी निगाह हरि बाबू पर डालते हुए कहा। इंचार्ज की बातों से हरि बाबू को बहुत ठेस लगी। पुलिस वाला है तो क्या कुछ भी बक देगा। अगर उसके बस में होता तो खुद अभी वहीं से इंचार्ज को एक थप्पड़ रसीद कर देते। आखिर ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की हिम्मत कैसे कर ली। मगर हरि बाबू मौके की नजाकत समझ गए और धीरे से बोले, मुझे मेरे बेटे से भी ज़्यादा भरोसा मेरे बेटे की पत्नी सीमा पर है। आज के युग में वह सती सावित्री की तरह पवित्र है। एक बार मैं अपनी बेटियों पर विश्वास करूं या नहीं, मगर मैं अपनी बहू सीमा पर अटल विश्वास करता हूं। वह कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। धरती चाहे इधर की उधर हो जाए, पर सीमा का चरित्र हिमालय से भी ज़्यादा मजबूत है। बाबूजी की आंखों से आंसू गालों पर लुढ़क पड़े, जो दाढ़ी के बियाबान जंगल में बरसाती नाले की तरह निकल पड़े। अच्छा ठीक है हरि बाबू, अगर इतना ही विश्वास है आपको तो आप आगे से इस बारे में कुछ भी पूछकर आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके बेटे पवन को ढूंढने की और आगे भी ढूंढते रहने की कोशिश निर्बाध रूप से चलती रहेगी। मगर आपको कोई भी सूचना मिले तो हमें ज़रूर बताना। और इंचार्ज साहब अपने काम में व्यस्त हो गए। बेचारे हरि बाबू कितनी उम्मीदें लेकर आए थे थाने में कि आज कुछ तो सुखद समाचार मिलेंगे, मगर सब उम्मीदें एक ही झटके में नेस्तनाबूद हो गई। पवन की माँ पूछेगी तो मैं क्या कहूँगा बेटे का। बेटा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, एक माँ के लिए तो वह बच्चा ही रहता है। जवान बहू की निगाहें मेरी तरफ याचक निगाहों से देखेगी तो मैं एक बेचारा बूढ़ा आदमी उसका तेज कैसे संभाल पाऊंगा। उन आंखों में झांकने की हिम्मत खत्म हो गई है मेरी। दोनों पोते और पोती अपने पापा के बारे में पूछेंगे तो उन्हें क्या कहूँगा। बस यही चिंता खाए जा रही थी हरि बाबू को। अपने पैरों को घसीटते हुए से ले जा रहे थे, लेकिन तेज चलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों पैर 10-10 मन के भारी से हो गए हैं। घर पहुंचने पर हरि बाबू के साथ वही हुआ जिसका डर था। सबकी तीखी निगाहें हरि बाबू पर पड़ी, जैसे उन्होंने पवन को कहीं छुपा रखा है। हरि बाबू बनावटी चेहरे की हंसी हंसते हुए बोले, इंचार्ज साहब ने कहा है कि बहुत जल्दी
आने वाला है अपना पवन, चिंता मत करो और अपना अपना काम करो। घर वाले भी जानते थे इसका मतलब क्या है। हरी बाबू उन्हें झूठी तसल्ली दे रहे हैं, मगर वे भी नहीं चाहते थे कि हरी बाबू पर गमों का कोई और भार पड़े। बूढ़ा शरीर है, क्या पता कब टें बोल दे। सब लोग अपने अपने काम में मशगूल हो गए। रात को खाना खाकर सब लोग सो गए। हरी बाबू की आंखों में नींद का कहीं नामो निशान भी नहीं था। पवन के साथ बीते हुए दिन एक फिल्म की तरह उनकी आंखों के आगे से चलने लगे। कैसे उसे पढ़ा लिखाकर उसकी शादी सीमा से की थी। उसकी शादी को 10 साल हो गए थे। कैसे पोता कार्तिक पैदा हुआ और उसके बाद पोती रितिका भी पैदा हो गई। पवन अपने बीवी बच्चों को अपने काम धंधे के कारण दिल्ली ले गया था। कितने खुश थे सब लोग कि अचानक अभी 2020 में कोरोना महामारी आ गई और पवन का सारा काम धंधा ठप हो गया। तब उन्होंने ही पवन को बच्चों के संग अपने गांव बुलवा लिया था। पवन ने गांव में ही काम धंधा शुरू कर दिया। इससे जिंदगी पटरी पर आ गई। पर अचानक एक रात पवन गायब हो गया। आज 5 महीने हो गए पवन को गायब हुए हुए, मगर कोई सुराग हाथ ही नहीं लग रहा था। चिंता और हताशा के कारण हरी बाबू उदास हो रहे थे। बार बार करवटें बदल रहे थे, मगर नींद ऐसी रूठी थी कि मान ही नहीं रही थी। रात का 1 बज रहा था। हरी बाबू पेशाब करने उठे और आंगन में आ गए। पूरे मकान में अंधेरा था। घोर निस्तब्धता व्याप्त थी वातावरण में। अचानक उनकी निगाहें सीमा के कमरे से उजाले की एक हल्की सी दरार, जो दरवाजे के नीचे से बाहर आने को छटपटा रही थी, उस पर पड़ी। इतनी रात को सीमा क्या कर रही है, हरी बाबू के मन में आया और वो सीमा के कमरे की ओर बढ़ गए। दरवाजे पर जाकर बैठ गए। उनके कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। उसके गौर करने वाली बात यह थी कि यह आवाज़ें औरत और मर्द दोनों की थी। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा पुश किया, मगर वह अंदर से बंद था। हरी बाबू ने देखा कि खिड़की थोड़ी खुली हुई है। वह खिड़की के सामने चले गए और अंदर की ओर झांका। क्योंकि लाइट चली हुई थी, इसलिए कमरे का सारा दृश्य साफ साफ नजर आ रहा था। अंदर का दृश्य देखकर हरी बाबू जड़वत हो गए। सीमा बिल्कुल निर्वस्त्र थी और किसी मर्द के साथ आपत्तिजनक अवस्था में थी। हरी बाबू के मुख से एक चीख निकल गई। घबराकर सीमा ने खिड़की की ओर देखा। सामने ससुर को देखकर वह सकते में आ गई और उसने झट से बिजली बंद कर दी। थोड़ी देर में सीमा कपड़े पहनकर कमरे से बाहर निकली और हरी बाबू के पैरों में गिर पड़ी। उसके साथ साथ एक युवक भी कमरे से बाहर निकला। हरी बाबू उसे पहचान गए। वह पवन का खास दोस्त रवि था। हरी बाबू को वह नज़ारा देखकर आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, मगर जो सच था वह सामने था। सीमा त्रिया चरित्र करने लगी। मुझसे गलती हो गई बाबूजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, वह बार बार कह रही थी। और हरी बाबू कह रहे थे, तूने मेरे विश्वास को तोड़ा है सीमा, मैं तुझे कभी क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हरी बाबू ने 2 थप्पड़ सीमा को रसीद कर दिए। सीमा के गाल पर पड़े थप्पड़ से रवि आग बबूला हो गया और हरी बाबू का गिरेबान पकड़कर बोला, उसे छोड़ दे बुढ़े, मुझसे बात कर। और बात भी क्या करेगा तू, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, इसलिए चुपचाप पड़ा रह किसी कोने में, नहीं तो तेरा भी वही हाल करूँगा जो मैंने और सीमा ने पवन का किया है। हरी बाबू को दोनों पर संदेह हो गया। रवि वहाँ से भाग निकला और हरी बाबू अपने कमरे में आ गए। अब नींद कैसे आ सकती थी। सीमा का निर्वस्त्र बदन और काम की आवाज़ इन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। दूसरे दिन सुबह ही वह थाने चले गए और थानेदार को सारी बातें बता दी। थानेदार तुरंत पुलिस बल लेकर आ गया। सीमा के कमरे की तलाशी ली
तो कुछ कपड़ों पर खून के धब्बे मिले। इस आधार पर सीमा को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में रवि को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ने अपना अपराध कबूल किया। सीमा ने घटना के बारे में बताया कि दिल्ली में पवन की मुलाकात रवि से हो गई। दोनों एक ही गांव के थे, इसलिए घर पर आना जाना शुरू हो गया। रवि एक नौजवान और स्मार्ट गठीला बदन का लड़का था और बहुत हंसी मजाक भी करता था। वह उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसकी ओर खींची चली गई। एक दिन जब पवन अपने काम पर चला गया था तो पीछे से घर पर रवि आ गया। तो पहली बार सीमा ने अपनी सीमा लांगी थी। उस दिन के बाद रवि पीछे से घर आने लगा और हम लोग आनंद लोक की नियमित सैर करने लगे। मगर कोरोना के कारण हम लोग गांव आ गए तो मिलने में समस्या खड़ी हो गई। मैं रवि के बिना तड़पने लगी। तब रवि दिल्ली से मेरे लिए रात को 12 बजे आता और मैं खाने में नींद की दवाई मिला देती तो घर के सब लोग घर में सो जाते। तब हम दोनों पूरी रात को मस्ती करते। हम लोग आंगन में सो रहे थे। उस रात रवि को मैंने बुलाया था और हम लोग अपने कार्यक्रम में व्यस्त हो गए। उसके पास चारपाई पर पवन सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुल गई और उसने सब कुछ देख लिया। रवि ने उसका मुंह बंद कर दिया और एक हाथ से उसका गला दबा दिया। निढाल होकर गिर पड़ा रवि और उसका सिर फूट गया। वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। रवि ने बाहर खड़े अपने दोस्त को अंदर बुलाया और उसे एक गद्दे में लपेटा और मोटरसाइकिल पर ले गए। उसकी लाश पर 20 किलो का पत्थर बांधकर उसे नहर में धकेल दिया। मैंने खून के सारे धब्बे साफ कर दिए। सुबह होने पर मैंने पवन के गायब होने की कहानी घर वालों को सुना दी। ससुर जी के मुझ पर विश्वास के कारण पुलिस ने मुझसे पूछताछ नहीं की और हम लोग बच गए। थोड़े दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और मैं और रवि फिर से रंगरेलियां मनाने लग गए। मगर उस दिन पता नहीं बाबूजी की नींद कैसे खुल गई। नींद की दवाई तो उस दिन भी मिलाई थी मैंने खाने में। सीमा की आंखों में पश्चाताप नाम की कोई चीज नहीं थी। हरी बाबू को काटो तो खून नहीं। जिस बहू पर बेटे से ज़्यादा विश्वास किया, जिसे सीता की तरह पतिव्रता समझ रहे थे, ऐसी उल्टा निकलेगी यह सोचा भी नहीं था उन्होंने। किसी इंसान की हत्या करने से भी भयंकर है किसी के विश्वास का कत्ल करना। सीमा ने वही सबसे घृणित काम किया था। अब उसके कर्मों की सजा उसे कानून ही देगा। पर 2 बच्चे तो अनाथ हो गए थे, उनका क्या? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो हरीश शंकर प्रसाद गोयल जी ने लिखी है। जय श्री कृष्णा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा।